एससी इलेक्शन कमीशन का भी नाम रहा है। सिर्फ पिछले 10 साल तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की रिगिंग हुई है। तो ये दो तीन ऑफिस ने विच आर ऑफ इंटरनेशनल लैवल। एक अपने होर ऑफिस नवा डिवेलप होया ह्यूमन राइट्स का। तो यदा 5 स्टार स्टेटस रहा पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने 5 स्टार स्टेटस दिता। तो मैं ये टॉपिक जो 2 मिनट के आप स्टार्ट करते। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आज का हमारा जो मेन टॉपिक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। द फर्स्ट पॉइंट टू नोटिस इज इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो 1993 में ये एस्टेब्लिश हुई थी पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के थ्रू। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये एक्ट 2006 में अमेंड किया गया था। तो ये जो हमारे पास वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जैसे कल हमने कहा किया था ही वॉज वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स। तो इसी तरह से जो हमारा यूपीएससी इज वॉच डॉग फॉर मेरिट सिस्टम, और ह्यूमन राइट्स का जो हमारा वॉच डॉग है ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो इसमें कौन से राइट्स हैं? राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, इंडिविजुअल dignity of individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कुछ कॉविनेंट्स हैं जो यूएन
कि जो हमारे प्रीमाइजेस हैं उसके अंडर जो कॉर्डिनेट्स है वो डिक्लेयर हुए हैं और अलग अलग नेशन जो है उसको वो सब्सक्राइब करती है उन सभी कॉर्डिनेट्स को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कमीशन का? टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच ह्यूमन राइट्स issues could be addressed in their entirety in a more focused manner। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एस्टेब्लिश करना, उसके बाद जो एक्सेसेस के एलिगेशंस हैं इसकी इंडिपेंडेंटली जो है इंक्वायरी कराना और इसको इंडिपेंडेंटली जो है इंस्पेक्ट करना या इंक्वायर करना, और उसके बाद टू कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एफर्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन मेड इन दिस डायरेक्शन। जो इससे पहले एफर्ट्स चल रही है वो सारी जो एफर्ट्स हैं उनको उन एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करना और उनको स्ट्रॉन्ग करना। तो ये सारे जो हमारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इनके बाद कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी है, इसका चेयरमैन और 4 मेंबर हैं। जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो मेंबर हैं वो सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और इसके बिना जो हमारे नेक्स्ट 2 मेंबर्स हैं, 2 members or 2 persons having knowledge or practical experience in respect of human rights। तो पहली बात तो चेयरमैन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, और किसी जो इसके मेंबर्स हैं वो सर्विंग और रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और इसके बिना जो 2 पर्सन्स, जो बाकी के 2 पर्सन्स हैं वो हमारे पास जिनको नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स का या इस डायरेक्शन में काम करने का, वो लोग होते हैं। In addition to these full-time members, the commission has 4 ex officio members। There are 4 ex officio members as well। 4 इसके हमारे पास ex officio members हैं, वो कौन कौन से हैं? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये हमारे एक्स, इनके जो चेयरमैन है ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 member कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड, स्पीकर ऑफ लोक सभा, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्य सभा, leader of opposition in both the houses of parliament and the central home minister। तो द चेयरमैन एंड द मेंबर्स जो है इनको आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 members। राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है और 6 members की कमेटी होती है, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड सेंट्रल होम मिनिस्टर। जो सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बिना की कंसल्टेशन के बाद ही इनको अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसके बिना द चेयरमैन एंड मेंबर, जो इसकी टर्म है वो 5 year की है, या जब तक 70 साल की आयु ना हो जाए,
After their tenure, the chairman and members they are not eligible for further employment under center or the state government. ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है इसके। अब प्रेसिडेंट जो है मेंबर्स को या चेयरमैन को रिमूव कर सकता है किस ग्राउंड के ऊपर कि वो एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, वो कर्जाई हैं, किसी पेड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने एंगेज कर दिया है और वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, और ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उनका जो माइंड है वो अनसाउंड है, और एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो इसे डिक्लेयर कर चुकी है, और इफ ही इज कंसीव्ड एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एन ऑफेंस, अगर उनकी कन्विक्शन हो चुकी है और या उनका जो फाइनल जो फैसला आ चुका है इम्प्रिजनमेंट का। In addition to this, the president can also remove the chairman or any member on the ground of proved misbehavior or incapacity. इसके बिना जो राष्ट्रपति है, the president can remove the chairman, वो चेयरमैन को भी रिमूव कर सकता है और उसके किसी मेंबर को भी रिमूव कर सकता है, और बेसिस क्या है जजेस वाला, ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो लेकिन इस मामले में जो प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है उसका केस सीधा पार्लियामेंट को नहीं जाता, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी होती है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करती है या एडवाइस करती है और उस एडवाइस के बेसिस के ऊपर इसकी रिमूवल होती है। जो सैलरी एंड अलाउंसेस या बाकी की जो कंडीशंस हैं जो चेयरमैन की हैं और उसके मेंबर्स की हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट इसका फैसला करती है, और एक बार जो इनका इसका सर्विस कंडीशन का या अलाउंसेस का कोई डिसीजन हो गया तो वो चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सारी प्रोविजंस का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमने इस केस में ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ये इंश्योर करनी। तो कमीशन के फंक्शन क्या है? ह्यूमन राइट वायोलेशन या नेग्लिजेंस में उन्होंने इंक्वायरी करनी है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका स्यू मोटो, तो इसकी वायोलेशन की जो मतलब के स्यू मोटो नोटिस लेके कोर्ट जैसे कार्रवाई कर देनी है। और अगर कोई कोर्ट में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के एलिगेशन के केसेस हैं तो उसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवीन कर सकता है। जो जहाँ पे कैदियों को रखा गया है, जेल्स हैं, और या जिस प्लेस पे उनको डिटेन किया गया वहाँ की लिविंग कंडीशन जो इनमेट्स की है वो सारी देखी जाती हैं। और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है या कोई लीगल सेफगार्ड चाहिए तो जो ह्यूमन राइट्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ऐसी सारी जो रिकमेंडेशंस हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन बातों के ऊपर वो रिकमेंड कर सकते हैं और रिकमेंडेशंस मेक कर सकते हैं गवर्नमेंट को। टू रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, अगर कोई टेररिज्म के एक्ट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायोलेशन करते हैं, अगर ऐसे कुछ एक्ट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की ग्रॉस वायोलेशन करते हैं तो उन सभी केसेस में उन उन सभी केसेस को नो सॉरी वो जो सभी एक्ट्स हैं उनको ये रिव्यू करने की बात कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं और कुछ ट्रीटीज हैं उनको रिकमेंड करना, उनको स्टडी करना, और रिसर्च को ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो रिसर्च है इसको प्रमोट करना,
और ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को ज्ञान देना, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस फील्ड में जो एफर्ट्स हैं उनको एनकरेज करना। और कुछ ऐसे काम करना जिससे ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन की जा सके, या जो ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए इम्पोर्टेंट टास्क हो वो सारे करना। तो ये हमारे पास ह्यूमन राइट्स की जो मेन एक्टिविटीज थी। और ह्यूमन राइट्स कमीशन था, इसके बारे में जो वर्किंग ऑफ द कमीशन थोड़ा सा एक बार ये देख लें, फिर बाद में मैं एक दो एग्जाम्पल ह्यूमन राइट वायलेशन की है वो आपको बताऊंगा। द कमीशन हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हिंदुस्तान के बाकी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे भी ऑफिस एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। ये इनको पावर, अपने प्रोसीजर को ये अपने आप ही रेगुलेट करते हैं। सिविल कोर्ट की इनके पास फुल पावर है, और इनकी जो प्रोसीडिंग है उनका जुडिशियल कैरेक्टर है। सिविल कोर्ट का मतलब है ये किसी भी आदमी को सम्मन कर सकते हैं, सम्मन करके और उनसे ये इंफॉर्मेशन या सूचना ले सकते हैं। ये इनका मेन काम होता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, द कमीशन इज नॉट एम्पावर टू इंक्वायर। हाँ, एक मिनट। उसके बाद क्या है, इसका अपना इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ भी है जो कि कंप्लेंट्स में इन्वेस्टिगेट करता है ह्यूमन राइट वायलेशंस की। और अगर इनको जरूरत पड़े तो ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी इस्तेमाल कर सकती है, उनकी जो सर्विसेज है उनका इस्तेमाल भी कर सकती है। तो इसने एक जो एनजीओ के साथ इनकी इफेक्टिव कोऑपरेशन होती है, तो जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो हासिल की जा सके। और उसके बाद कमीशन किसी भी ऐसे केस में इंक्वायरी नहीं करता जिसमें ह्यूमन राइट्स वायोलेशन होने के इंसिडेंट के बाद 1 साल से ऊपर का समय बीत जाए। एक अगर कोई ह्यूमन राइट वायोलेशन का इंसिडेंट हुआ है तो उसको विद इन 1 ईयर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये उसकी इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है। तो एक ये बात कर सकता है कि जो जिस अथॉरिटी ने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की है उस अथॉरिटीज को कंपनसेशन या डैमेजेस की कंपनसेशन के लिए, पेमेंट के लिए बोल सकता है। और कंसर्न अथॉरिटी या गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू करने की बात भी कह सकता है। और जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसको इमीडिएट इंटरिम विक्टिम को इमीडिएट और इंटरिम रिलीफ देने की बात भी कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं नेसेसरी डायरेक्शन एक्शन या रिट्स एरा वगैरह के लिए। तो कमीशन का अब तक रोल क्या है? इसका रोल रिकमेंडेटरी है। ये रिकमेंडेशंस कर सकता है, ये पनिश नहीं कर सकता ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के लिए। ना ही ये किसी को मॉनेटरी रिलीफ दे सकता है, सिर्फ मॉनेटरी रिलीफ रिकमेंड कर सकता है। इसकी जो रिकमेंडेशंस है ये बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन जिस अथॉरिटी को ये रिकमेंड करते हैं उसको विद इन 1 मंथ इसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर जो एक्शन लिया वो इन्फॉर्म करना होता है। मिशन की जो रिकमेंडेशंस है इसको इतना इजीली इग्नोर नहीं किया जा सकता।
और इनका रोल है, चाहे वो रिकमेंडेटरी या एडवाइजरी है, लेकिन गवर्नमेंट इनके द्वारा फॉरवर्ड किए केसेस को कंसिडर करती है। और जो कमीशन है, इट हैज गॉट पावर। कमीशन के पास लिमिटेड रोल, पावर और जुरिस्डिक्शन है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स द्वारा। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट भी ले सकता है अगर आर्म्ड फोर्सेस कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन आस्क फॉर रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट देगा। अगर अगर इन्होंने कोई रिकमेंडेशन दिया है तो एक्शन टेकन रिपोर्ट विद इन 3 मंथ्स फाइल करेगा। कमीशन जो है अपनी एनुअल या स्पेशल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है। और जो वो रिपोर्ट है वो मेमोरेंडा ऑफ एक्ट अपना मेमोरेंडा ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ लेजिस्लेचर में रखा जाता है या पार्लियामेंट में भी ये रखा जाता है। कमीशन की परफॉर्मेंस जो है, ये फॉलोइंग केसेस हैं: अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, मेंटल हॉस्पिटल्स एट रांची, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होम आगरा फॉर वुमेन, और उसके बाद इशूइंग कंसर्निंग राइट टू फूड, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को रिव्यू किया, प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, preventive employment of children by the government servants, amendment of services rule, abolition of child labor, इसके ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और नेक्स्ट जो है गाइड बुक फॉर मीडिया ऑन सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन मैनुअल फॉर जुडिशरी फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन, जो बच्चों की और औरतों की एक्सप्लॉयटेशन है, व्यापार किया जाता है जो इनका, उसके ऊपर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ सेक्स टूरिज्म एंड ट्रैफिकिंग। इसमें बहुत ना अंडमान में एक बड़ा नेगेटिव इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो टूरिस्ट थे ना, मतलब कि वहाँ पे कुछ हमारे पास जो है जनजातियां ऐसी हैं विच आर इन, जो कि बड़ी ना अभी मतलब ट्राइबल जैसे हैं, जो कि न्यूड रहते हैं। और उनको कोई खाने वाली चीज दे के उनके साथ मतलब के गलत हरकतें करते थे और उसकी वीडियो आ गई थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब कि काफी ज्यादा जो हमारी ह्यूमन राइट्स मिशन था उन्होंने इसके ऊपर काम किया। और एक मैटरनल अनीमिया एंड ह्यूमन राइट्स, ये अपने बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अनीमिया बहुत होता है। और मैटरनल एनीमिया एंड ह्यूमन राइट्स, खास करके जो हमारा पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो पर्टिकुलरली हमारा ट्राइबल एरिया में है, या पंजाब की जो बाहर स्टेट है, पंजाब हरियाणा को छोड़ दो, यूपी बिहार या ये जो जो स्टेट्स हैं, इनमें सिचुएशन इज वेरी पैथेटिक। रिहेबिलिटेशन ऑफ डेस्टिट्यूट वुमेन इन वृंदावन, ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। कॉम्बैटिंग सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, harassment of women passengers in train, abolition of manual scavenging, Dalit issues including atrocities perpetrated on them, problems faced by denotified nomadic tribes, ये एक बड़ी दिक्कत है। Rights of disabled person, issues related to right to health, right of persons affected by HIV and AIDS, relief work for victims of 1999 Odisha cyclone, monitoring the relief measures undertaken by Gujarat Earthquake 2001 District Complaints Authority,
population policy, development and human rights, review of statutes including टाडा। ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एक्ट है और ये एक फेमस एक्टर है संजय दत्त, उसके ऊपर लगा हुआ है। और जिसके ऊपर टाड़ा लग गया वो कितना मर्जी पावरफुल हो। संजय दत्त के फादर कांग्रेस में मिनिस्टर थे और एमपी भी थे और इनके ऊपर टाड़ा लगा था। तो टाड़ा लगने के कारण इसने बड़ी कोशिश की, इतनी बड़ी इसकी लॉबी थी जो इसको सपोर्ट कर रही थी। वो सारी लॉबी की डिस्पाइट ऑल दैट काइंड ऑफ सपोर्ट जो थी हमारे पास, उसको पनिशमेंट हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एरियाज ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, guidelines to check misuse of power of arrest by police, setting up human rights cells in state or city police headquarters। पुलिस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत करती है तो इसका मिसयूज चेक होना चाहिए। और इट वाज स्टेप्स टू चेक द कस्टोडियल डेथ्स, रेप एंड टॉर्चर, accession to the convention against torture, टॉर्चर के खिलाफ जो कन्वेंशन है, discussion on adoption of a refugee law for the country, systemic reforms of police, prison and other centers of detention, reviews of law implementation of treaties and international instruments on human rights, promotion of human rights literacy and awareness of educational system, human rights training, human rights में training for the armed forces and police, public authority and civil society। तो ये जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स का जो इशू है ये इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्टिकुलरली डोंट गो बाय पंजाब। पंजाब में सिचुएशन फिर भी बाकी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। बाकी के स्टेट्स में तो मतलब कि अगर आप यही बात देखें तो आप ह्यूमन राइट्स को ये भी बात ना लें अकेला, जैसे राइट टू हेल्थ, राइट टू मतलब कि हेल्थ सर्विसेज ये भी एक ह्यूमन राइट ही है। और इसकी सिचुएशन आजकल कितनी खराब है, ऑल ऑफ अस नो दिस फैक्ट कि जो हमारे पास ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं, जैसे हम अभी ये बोल रहे हैं कि बंदों को कोरोना वायरस हो रहा है एंड दे आर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस और उनको सर्विसेज नहीं मिल रही, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, तो क्या एक एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज इज इट नॉट ए ह्यूमन राइट? ये भी एक ह्यूमन राइट ही है। तो ह्यूमन राइट्स का जो एरिया है, राइट टू अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज, आपने राइट टू एजुकेशन को तो एक राइट बना दिया कि हाँ जी जो राइट टू एजुकेशन है ये एक फंड, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 21 में राइट ऑफ एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ये भी हमारे पास एक फंडामेंटल राइट चाहिए ना। जैसे मैं बार बार इस चीज को स्ट्रेस करता हूँ, तो अब